चोल साम्राज्य, रहस्यमयी नगरी। क्या आप जानते हैं कि हर सभ्यता, चाहे वो सिंधु घाटी की हो या फिर हड़प्पा की या फिर मोहनजोदाड़ो की, हर सभ्यता अपने साथ लाती है एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सभ्यता ही तो है जो लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, कभी अपनी कलाओं से तो कभी अपने रोचक किस्सों से। हमारे भारत का इतिहास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जो हमें कदम दर कदम एक नए किस्से से जोड़ता चला आया है। कितने ही राज्य, कितने ही वंश इसका हिस्सा रह चुके हैं। कभी सम्राट अशोक महान तो कभी अकबर बादशाह। किसी ने जीत के लिए राज्यों पर चढ़ाई कर दी तो किसी ने उस राज्य से दोस्ती। किसी ने अपनी कूटनीति से मगध राज्य का निर्माण किया तो किसी ने अपने बल के प्रयोग से मराठों का परचम लहराया। सत्ता का यही खेल चलता रहा, लेकिन कभी रुका नहीं और हर बार इस देश की मिट्टी ने एक नए युग को अपना लिया। ऐसा ही युग था चोल साम्राज्य का। हमें इस वंश के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का यह काल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यही वंश था। इस वंश के राजाओं ने न केवल भारत में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से भागों को भी अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था, जिनमें से श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा भी शामिल है। इस वंश के शासकों की एक बहुत ही खास बात थी कि वो जिस राज्य में अपनी जीत हासिल करते थे, अपने ध्वज के साथ वो एक मंदिर का निर्माण अवश्य करवाते और उस मंदिर के नाम को अपनी उपाधि से जोड़ देते थे। ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। इसी वंश के एक राजा थे, अरुलमोझी वर्मन। इस वंश के राजा बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाले, इसलिए ये लोग नदियों का बहुत ही सम्मान करते थे। अरुलमोझी वर्मन घूमते घामते बंगाल पहुंच गए और चढ़ाई कर दी अपनी बहुत ही छोटी सी सेना के साथ। वैसे उन्हें छेड़ा बंगाल के राजा नहीं था, तो ये भी कहां पीछे हटने वालों में से थे। इन्होंने भी अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया और उनके छक्के छुड़वा दिए। बंगाल के राजा ने हार मान ली और उनसे कहा कि आप तो बड़े राज्य के नरेश हैं, आपको यहां आके राज करने की क्या जरूरत। तो उनका जवाब था, मैं तो यहां बस गंगा जल लेने आया था, युद्ध की शुरुआत तो आपने की, तो मुझे भी जवाब तो देना ही था, वरना ये मेरा भी अपमान होता। उन्होंने एक छोटी सी बोतल में जल लिया और वहां के राजा को बोले, भले ही ये राज्य अब मेरा है, पर शासन आप करिए अपने हिसाब से, जैसे आप पहले रहते थे वैसे रहिए। इतना बोल के वो जल लेके अपने देश चले आए। वहां एक कुंड बनवाया और बंगाल से लाए गंगा जल को उस कुंड में मिला दिया और उसको नाम दे दिया गंगईकोंडपुरम और खुद को उपाधि दी गंगईकोंड की, जिसका मतलब होता है गंगा को जीतने वाला। तो ऐसा था ये चोल वंश, जहां बहुत प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपने प्रताप से इस वंश को आगे बढ़ाया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि चोल वंश बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, तो ये अपने हर काम को करने से पहले अपने राज ज्योतिषी से सलाह मशवरा जरूर करते थे। पूजा पाठ इनकी दिनचर्या का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। कहीं कहीं तो ये प्रूफ भी मिले हैं कि चोल वंश के मंदिरों में अपने देवता की मूर्ति के साथ अपने राजा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी भी मूर्ति रखी जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। इस वंश में कई राजा हुए हैं, पर चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं आदित्य करिकलन से। आदित्य करिकलन सुंदर चोला के सबसे बड़े बेटे थे। वो बहुत ही तेजस्वी, बलशाली और बुद्धिमान थे। एक राजा के उनमें सारे गुण थे। आदित्य करिकालन देखने में बहुत ही आकर्षक थे। राज्य की कई लड़कियां इन पे मरती थी, पर आदित्य करिकालन का दिल तो किसी और ही अप्सरा ने जीत रखा था। सुंदर चोल अपने राजकाज संभालने की जिम्मेदारी को पूरा कर चुके थे और अब चोल वंश को इंतजार था अपने नए राजा का। सारा राज्य जानता था कि सुंदर चोल के बाद गद्दी पे बैठने का हक अब उनके बड़े पुत्र आदित्य करिकालन का है। लेकिन ऐसा कब हुआ है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाए? ऐसा ही कुछ हो रहा था इस वंश में भी। षड्यंत्रकारियों का ग्रुप पूरी तरह तैयार हो चुका था अपने साजिश को अंजाम देने के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं उन्हीं के देश में। कहानी को सुनने में ज्यादा मजा आएगा जब आप हमारे साथ चलेंगे उस टाइम में जहां ये सब हो रहा था। तो फिर आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप चोल राज्य में हैं, जहां हर दिन हर पल एक नई कहानी बन रही हो। तो चलिए बैठ जाते हैं हम अपनी टाइम मशीन में, जो हमें ले जाएगा 9th सेंचुरी में। बीच बीच में हम वापस भी आएंगे, नहीं तो पता चला कि हम वहीं रह गए।
पूरा महल जानता है कि महाराजा सुंदरचोल काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। आदित्य करिकालन, जो कि इस समय नॉर्थ कमांड के जनरल हैं कांची में और वहां की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुंदरचोल के दूसरे पुत्र अरुलमोझी श्रीलंका में है। चोल वंश के सबसे बड़े दुश्मन पांड्यन को इस बात की खबर लग चुकी है कि महाराजा सुंदरचोल इस समय महल में अकेले हैं, बहुत बीमार हैं और अपाहिज भी। जी हां, सुंदरचोल के दोनों पैरों को लकवा हो गया है। ऐसे में जहां हर पग पे विरोधी एक अवसर की तलाश में है कि महाराज की हत्या कर दी जाए और दोनों पुत्रों की अनुपस्थिति में चोल राज्य पर हमला कर दिया जाए, वहीं दूसरी ओर आदित्य करिकालन को कुछ ऐसा पता चलता है कि वो कांची से सब कुछ छोड़ के मदुरई की ओर कूच करता है। मतलब वो पांड्यन राज्य की ओर बिना किसी को कुछ बताए निकल पड़ता है, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। वहीं महल से गुप्तचरों को यह संदेश लेके भेजा जाता है कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए दोनों पुत्र तुरंत महल के लिए प्रस्थान करें। ऐसा ही एक गुप्तचर आदित्य करिकालन भेजते हैं महल की तरफ। यह व्यक्ति आदित्य का सबसे करीबी दोस्त वंध्याठेवन है। वंध्याठेवन इस कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है, जिसकी ईमानदारी चोल वंश के लिए साफ झलकती है। इसकी सूझबूझ से न केवल आदित्य बल्कि महाराजा सुंदरचोल भी काफी प्रभावित थे, इसलिए राजसभा के कई ओहदेदार वंध्याठेवन से बहुत जलते हैं। वंध्याठेवन की आंख कान हमेशा खुले रहते थे, उसे हर बात की खबर रहती थी। कहते थे कि चींटी के चलने की भी आहट वंध्याठेवन को लग जाती थी। इसीलिए महाराज सुंदरचोल की बीमारी की खबर सुनते ही वो राजमहल की ओर बढ़ जाते हैं। वंध्याठेवन को पांड्यन द्वारा रचाई जा रही साजिशों की भनक लग चुकी थी और उसे महल के ऊपर मंडरा रहे खतरे का भी अंदाजा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आदित्य भी पांड्यन के राज्य मदुरई की ओर निकल पड़े हैं। गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि महल पे हमला होने वाला है। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। महाराज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जब दोनों पुत्र राजमहल में नहीं है तो किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर एक व्यक्ति था जो दोनों राजकुमारों के न होने पर भी इस राजमहल के कार्यभार को और ऐसी गंभीर स्थिति को बहुत ही मैच्योरिटी से संभाल रहा है, या यूं कह लें कि संभाल रही है। और वो है महाराजा सुंदरचोल की बेटी कुंदबई। जहां पांड्यन हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे, वहीं कुंदबई भी तैयार है परिस्थिति का सामना करने के लिए। तभी वंध्याठेवन आते हैं और आदित्य करिकालन द्वारा भेजे गए संदेश को महाराजा और राजकुमारी कुंदबई को बताते हैं। माथे पे छाई परेशानी की लकीरें अब मिट चुकी है। वहीं पांड्यन जो हमले को तैयार थे, अपनी सेनाओं को पीछे लेने लगते हैं। महल में एक सुकून, एक शांति है। वहीं पांड्यन सेना में हमें डर देखने को मिल रहा है। डर तो लग रहा है मुझे भी मेरे घर जाना है। टाइम मशीन चले क्या? सबकी निगाहों में जैसे खून भरा हुआ है। अभी यहां से नहीं गए तो मेरी भी शामत आ जाएगी। दोबारा फिर आ जाएंगे, थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा तब तक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिस्थितियां अचानक से बदल गई? क्या खबर सुनाई वंध्याठेवन ने महाराजा को? आखिर क्यों गया आदित्य मदुरई? ऐसा क्या पता चला उसे और ऐसा क्या कदम उठाया आदित्य करिकालन ने? इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे अपनी आगे की कहानी में। लेकिन इससे पहले तक हम आपको बताएंगे कि आखिर में ऐसी भी क्या टेक्निक थी इनके पास कि इन लोगों ने 1500 सालों तक राज किया। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा इनका कि इतने बड़े साम्राज्य को 1500 सालों तक संभाल लिया। इतने युद्ध जीते, वो भी समुद्री। इसका मतलब इनकी नेवी भी काफी दमदार रही होगी। तो चलिए, चोल वंश की कहानी से पहले आपको सुनाते हैं इनके राज्य को संभालने के तरीके को। तब ये कहानी आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए चोल वंश की कुछ अनकही दास्तान